आज से हजारों सालों पहले, जब ना तो पृथ्वी बनी थी और ना ही कोई जीवन था, तब प्रकृति एक चमत्कार करती है और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड के निर्माण के समय एक बहुत ही तेज ऊर्जा निकलती थी, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। उस असीम ऊर्जा ने समय के साथ एक पुरुष की आकृति को धारण कर लिया था और वो उस समय के दैत्यों से भी ज्यादा ताकतवर हो चला था। उस आकृति के भीतर इतनी ताकत थी जो ब्रह्मांड को भी खाक कर सकती थी। इस असीमित ऊर्जा को अनियंत्रित होते देख ब्रह्मांड के निर्माणकर्ताओं ने उस पुरुष ऊर्जा स्रोत को कैद करके एक खास यंत्र में बदल दिया और उस यंत्र को नाम दिया ब्रह्म यंत्र। उस ब्रह्म यंत्र में एकत्रित वो ऊर्जा ब्रह्मांड की गहराइयों में घूमते हुए हजारों लाखों ग्रहों की यात्रा करके आखिरकार प्रकृति की सबसे अनमोल रचना यानी पृथ्वी पर चला आता है। पृथ्वी पर अपने हजारों सालों की यात्रा में उस ब्रह्म यंत्र ने मिस्र से लेकर यूनान तक कई सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा था। वो ब्रह्म यंत्र जिसके पास जाता था उसे असीम ताकत मिलती थी और उसे हरा पाना मुश्किल था। पृथ्वी के आम लोग उस ब्रह्म यंत्र के मिलने के बाद प्राप्त होने वाली ताकत से परिचित तो थे, लेकिन पृथ्वीवासियों को उस ब्रह्म यंत्र के भीतर कैद उस पुरुष ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं पता था। कुछ ज्ञानी लोग कहते जरूर थे कि इसके भीतर कुछ तो बेहद शक्तिशाली जरूर है, लेकिन इसके बारे में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं थी और ये बस कहानियों का हिस्सा बनकर ही रह जाता है। उधर ब्रह्मयंत्र की भीतर कैद ऊर्जा तथा उससे बनी आकृति को भी ब्रह्मयंत्र से निकलने का इंतजार था। आज से तकरीबन 1000 साल पहले यह ब्रह्मयंत्र शुंग राजघराने के राजाओं को मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ब्रह्मयंत्र उनके परिवार के उत्तराधिकारियों को मिलता गया और ये आखिरकार शुंग राजघराने के उत्तराधिकारी और कौशल देश के महाराज उग्रसेन के पास आता है। महाराज उग्रसेन से उनके पूर्वजों द्वारा इस ब्रह्मयंत्र की किसी भी हाल में रक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां भी मुफ्त में मिलती है। उस ब्रह्मयंत्र के आने के साथ महाराज उग्रसेन को कई शक्तियां तो मिली और उन्होंने कई युद्ध भी जीते, लेकिन इसके साथ ही उनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। उस दौरान कौशल राज्य के लोगों को एक ऐसा तारा दिखाई देता है जो 2 साल तक अस्त ही नहीं होता। शुंग राजघराने के ज्योतिषियों के मुताबिक इस तारे के दिखाई देने का मतलब था कि आगे कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। सेनापति, सेनापति, राजपुरोहित जी कहां हैं? वो आज सुबह ही मुझसे मिलने वाले थे। वो अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं आए? अपने सिंहासन के पास खड़ा महाराज उग्रसेन अपने सेनापति बिंबिसार से यह सवाल करता है। महाराज उग्रसेन को इस तरह बेचैन होता देख उसके राज्य का सेनापति और महाराज का पुराना दोस्त बिंबिसार उनसे कहता है, महाराज, राजपुरोहित को आपके आने की सूचना दे दी गई थी। सैनिकों के मुताबिक वो कुछ ज्योतिषीय गणनाओं को सही कर रहे थे। अपनी गणनाओं को पूरा होते ही वो यहां चले आएंगे। बिंबिसार की बात पूरी होती है उससे पहले ही दरबार में आ रही खड़ाओं की आवाज को सुन उग्रसेन समझ जाता है कि राजपुरोहित आ चुके हैं। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, मैं जो जानना चाहता हूं उसे आपने ही मुझे सिखाया है। अब मेरी इस समस्या का समाधान भी आप ही कर सकते हैं। इतना कह उग्रसेन अपने दोनों हाथ राजपुरोहित के सामने जोड़ देता है। उग्रसेन को इस तरह हताश देख राजपुरोहित उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, आयुष्मान भव उग्रसेन। उग्रसेन, वीर इस तरह धीरज नहीं खोते। हर विकट परिस्थिति का कुछ न कुछ समाधान जरूर होता है। राजपुरोहित की इन बातों को सुन उग्रसेन खुद को थोड़ा शांत करता है और तुरंत ही राजपुरोहित से कहता है, गुरुवर,
मैं खुद को कैसे शांत कर लूं? अब मुसीबत मेरे घर तक आन पड़ी है। उस दिन राज दरबार में आए एक ज्योतिषी ने उस तारे को देखकर यह भविष्यवाणी की है, कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होगा। गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मुझे अपने जान का भय नहीं है। मुझे तो बस इस ब्रह्मयंत्र की चिंता है। मेरे पूर्वज पिछले कई पीढ़ियों से इसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं। अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव? इतना कह उग्रसेन एक छोटे बच्चे की तरह राजपुरोहित का चेहरा देखने लगता है। उग्रसेन की इस मनोस्थिति को राजपुरोहित अच्छे तरीके से समझ रहे थे। वो उग्रसेन को समझाते हुए कहते हैं, उग्रसेन, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है और तुम्हें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। उसके आगे क्या होता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी